अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक खास तरह की इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। किसी नदी या खाड़ी पर बने एक बड़े पुल की फाउंडेशन पानी के अंदर होती है। पानी के नीचे की सुरंगों के मामले में ये और भी पेचीदा हो जाता है। इंजीनियरों को पानी के दबाव और खारे पानी से लगने वाले जंग से निपटने की जरूरत होती है। इसके लिए सूटेबल मटेरियल खोजना भी एक प्रॉब्लम है। इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल कंक्रीट, स्टील और एक्रेलिक ग्लास का किया जाता है। कंक्रीट पर पानी के बहाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये खारे पानी से खराब भी नहीं होता है। स्टील से पानी के अंदर की कंस्ट्रक्शन को एक मजबूत स्ट्रक्चर मिलता है और एक्रेलिक ग्लास सख्त, लंबे समय तक चलने वाला और सनलाइट रेजिस्टेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अक्सर अंडर वाटर बिल्डिंग्स में विंडो बनाने के लिए किया जाता है। वैसे भी जब पानी शैलो होता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना इतना मुश्किल नहीं होता। कंस्ट्रक्टर एक टेम्परेरी फाउंडेशन बनाते हैं, फिर इसके ऊपर वो कई पियर्स बनाते हैं जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गहरे पानी में इंजीनियर्स को दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनकी चॉइस के आधार पर पानी को या तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान निकाला जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है। इनमें से एक तरीके में बड़े ड्रिवन पाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये लंबे पतले कॉलम होते हैं जो ज्यादातर स्टील से बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर का हिस्सा आमतौर पर खोखला होता है। एक बड़े हथौड़े की मदद से इनको पानी में गाड़ दिया जाता है, जैसे कीलों को लकड़ी में गाड़ा जाता है। उनकी चॉइस के आधार पर पानी को या तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान निकाला जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इस स्टील के कॉलम्स को एक स्पेशल ट्यूब की मदद से कंक्रीट से भरा जाता है। कंक्रीट पाइल में मौजूद पानी को हटा देता है। कंक्रीट पानी से घिरे होने के बावजूद सेट हो जाती है। इसी वजह से ड्रिवन पाइल्स ओवर वाटर और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन में बदल जाते हैं। ड्रिवन पाइल्स किसी ऐसी चीज को बनाने का एक बहुत ही किफायती तरीका है जिसे एक जगह पर फिक्स किया जाना होता है। ये चीजों को पानी के दबाव की वजह से अपनी जगह से हटने से रोकते हैं। पानी के नीचे के स्ट्रक्चर्स को बनाने का दूसरा तरीका कॉफरडैम है। उन्हें टेम्परेरीली बनाया जाता है और वो काम करने वालों को कंस्ट्रक्शन के लिए एक सूखी जगह बनाने में मदद करते हैं। पानी इस इंक्लोजर से बाहर निकल जाता है और कॉफरडैम एक बांध की तरह काम करता है। पूरी तरह से तैयार कॉफरडैम पानी से घिरी ऊंची दीवारों के साथ एक बड़े गड्ढे जैसा दिखता है। कॉफरडैम चट्टानों, स्टील और यहाँ तक कि डर्ट से बने होते हैं। ये कंस्ट्रक्शंस तेजी से तैयार किए जाते हैं और हटाए जा सकते हैं, लेकिन कॉफरडैम लगाने का प्रोसेस इंजीनियरों के लिए काफी पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। उन्हें स्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाना होता है कि ये पानी के दबाव से बह या टूट ना जाए। कॉफरडैम बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि ढेर सारा डर्ट इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन इस मामले में वर्कर्स को आमतौर पर कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। ये पानी से होने वाले नुकसान से बचने में मदद करता है। कॉफरडैम तैयार होने के बाद इसके अंदरूनी हिस्से से पंप की मदद से पानी निकाला जाता है। कभी कभी ये बहुत गहरा और मजबूत कॉफरडैम बनाना बहुत महंगा होता है। इस मामले में कंस्ट्रक्टर कई शक्तिशाली पंपों का उपयोग करते हैं जो कॉफरडैम की दीवारों से रिसने वाले फालतू पानी को बाहर निकालते हैं। अगर कोई कॉफरडैम फेल होने लगता है तो खुशकिस्मती से ये प्रोसेस धीमी और प्रिडिक्टेबल होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर मेन ही नहीं बल्कि बैकअप पंप भी होते हैं। इमरजेंसी होने पर वे ओवरड्राइव शुरू कर सकते हैं। इसके बाद पानी को उस समय तक बाहर रखा जाता है जब तक काम करने वाले लोग वहां से निकल न जाएं। कॉफरडैम का इस्तेमाल अक्सर डैम और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान किया जाता है, लेकिन जब एक बड़े जहाज, एक आधुनिक क्रूज लाइनर की तरह की मरम्मत की जरूरत होती है तो भी इंजीनियर कॉफरडैम का उपयोग करते हैं। ये जहाज इतने बड़े होते हैं कि उन्हें किनारे तक नहीं लाया जा सकता है और कॉफरडैम एक जबरदस्त ड्राई लॉक बनाता है। जहाज पानी से अलग हो जाता है और ये जहाँ होता है मैकेनिक वहीं इसकी मरम्मत कर सकते हैं। इसके अलावा जब एक क्रूज शिप को एक्सपैंड करने की जरूरत होती है तो इंजीनियर इसके इर्द गिर्द एक कॉफरडैम बनाते हैं। फिर वो अंदर से सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं, जिससे एक ड्राई वर्किंग प्लेस बन जाता है। शिप को 2 हिस्सों में काट दिया जाता है और इसे लंबा करने की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। कॉफरडैम के कई सारे मेन टाइप्स होते हैं: ब्रेस्ड, सेल्यूलर,
रॉकफिल्ड या अर्देन। उन सभी के लिए इंजीनियरों को सही गहराई का पता लगाने की जरूरत होती है जिस पर वॉल को जमीन से डाला जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मिट्टी और वाटर रिजर्वॉयर किस टाइप के हैं। ब्रेस्ड कॉफरडैम का इस्तेमाल ज्यादातर उथले पानी के कंस्ट्रक्शन के दौरान किया जाता है। ये स्ट्रक्चर असल में शीट पाइल्स की एक दीवार होता है। ये इंटरलॉकिंग एज वाले पार्ट्स होते हैं। आमतौर पर ये स्टील से बने होते हैं, लेकिन मटेरियल रिइंफोर्स्ड कंक्रीट या टिम्बर हो सकता है। शीट पाइल्स जरूरी एरिया के इर्द गिर्द एक बॉक्स की तरह की कोई चीज बनाती हैं। सेल्यूलर कॉफरडैम भी शॉर्ट पाइल से बने होते हैं, लेकिन इसमें पाइल्स की एक स्पेशल शेप होती है। कनेक्ट होने के बाद ये ऐसे सेल्स बनाते हैं जो सॉइल या क्ले से भर जाते हैं। फिर ये सेल वाटरलाइट वॉल बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी सारे पत्थर होने पर रॉक फिल्ड कॉफरडैम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिट्टी के ऊपर बनाए जाते हैं। ये कॉफरडैम में पानी को रिसने से रोकते हैं और पत्थर रीइंफोर्समेंट की तरह काम करते हैं। अर्देन कॉफरडैम उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पानी 10 फीट 3 मीटर से कम गहरा होता है। ये उन मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कन्वीनियंट होते हैं, क्ले, रेत, यहाँ तक कि मिट्टी भी। कॉफरडैम सिंगल वॉल्ड और डबल वॉल भी होते हैं। पहले टाइप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंस्ट्रक्शन का एरिया छोटा होता है और गहराई 20 फीट यानी 6 मीटर से ज्यादा होती है। इस तरह के कॉफरडैम आमतौर पर पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टिम्बर और लकड़ी की शीट्स को समुद्र या नदी के तल में डाला जाता है। उसके बाद अंदर की तरफ लोहे या स्टील की चादरें डाली जाती हैं। दीवारों के दोनों ओर मजदूर रेत के आधे भरे हुए बोरे रखते हैं। आखिरकार पानी बाहर निकाल दिया जाता है और कॉफरडैम इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। डबल वॉल्ड कॉफरडैम का इस्तेमाल बड़े कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए किया जाता है जब पानी बहुत गहरा होता है। ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स को ज्यादा शक्तिशाली सपोर्ट की जरूरत होती है। इस मजबूत कॉफरडैम में 2 दीवारें होती हैं जो इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। 2 पाइल्स को बीच में कुछ जगह के साथ वाटर बेड में पुश कर दिया जाता है। ये जितना गहरा होता है, दीवारों के बीच की जगह उतनी ही बड़ी होती है। फिर वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये जगह मिट्टी से भर जाती है। कॉफरडैम सस्ते नहीं होते। अगर उनका इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब कि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। उदाहरण के लिए ये परमानेंट डैम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हूवर डैम बनाया गया था तो कोलोराडो नदी से पानी को हटाने के लिए कॉफरडैम लगाए गए थे। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो पानी को वापस कॉफरडैम में पंप कर दिया गया और इसकी दीवारें वो जो भी हैं हटा दी गयी। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का एक और तरीका कैसान है। ये वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पानी के अंदर डाला जाता है। खुले होने पर भी ये अंदर से सूखे रहते हैं। वर्कर्स सॉलिड सरफेस पर पहुंचने तक खुदाई जारी रखते हैं। ये वही जगह है जहां कैसान को प्लेस किया जाएगा। कैसान की खूबी ये है कि ये पुल या डैम आदि की फाउंडेशन का हिस्सा बन जाते हैं। आपको लग सकता है कि पुल या बांध अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, लेकिन इनके सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट पानी के अंदर ही होते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ा पुल सपोर्टिंग टावर्स के बिना अपना वजन नहीं उठा सकता है और ये पानी में खड़े होते हैं। कैसान कई तरह के होते हैं, ओपन, न्यूमैटिक और बॉक्स। ओपन कैसान का कोई तल नहीं होता। वे असल में सिर्फ वर्टिकल दीवारें होती हैं जिनकी मदद से बिल्डर्स उनके तल में खुदाई कर पाते हैं। न्यूमैटिक कैसान कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके पानी को रिसने से रोकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर और बाहर एक जैसा दबाव बनाए रखने में मदद करते हैं। जब वर्कर्स कुछ मटेरियल्स खोदते हैं तो उन्हें एक स्पेशल मक ट्यूब से ऊपर भेज दिया जाता है। जब कैसान बेड रॉक तक पहुंचता है तो वर्कर इसे कंक्रीट से भर देते हैं। बाकियों से अलग बॉक्स कैसान में एक फ्लोर होता है और वर्कर्स इसे उस फाउंडेशन तक नीचे ले जाते हैं जिसे एडवांस में बनाया जाता है। ब्रुकलिन ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स ने 2 बड़े कैसान का इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से ये बेड रॉक पर पहुंच पाए और ब्रिज के टावर्स के लिए फाउंडेशन बन पाए। और फिर एक ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन भी होता है। ये तब होता है जब चीजें न केवल साइट से दूर बनाई बल्कि असेंबल भी की जाती हैं। इस मामले में इंजीनियर अक्सर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड बिल्डिंग यूनिट को साइट पर डिलीवर किया जाता है जहां वे विशाल लेगो सेट की तरह असेंबल होती हैं।
स्ट्रक्चर्स को आमतौर पर विशाल बार्ज पर लादकर साइट पर ले जाया जाता है या उन्हें वहां तक के लिए टो किया जाता है। उसके बाद उन्हें उस जगह उतारा जाता है। कुछ अपने ही भार से डूब जाते हैं, बाकी एडिशनल लोड से भरे जाने के बाद सी फ्लोर तक पहुंच पाते हैं। कंस्ट्रक्शन का ये तरीका महंगा है, फिर भी ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन से काफी सस्ता पड़ता है। इसके लिए स्किल्ड इंजीनियर्स और खास टूल्स की जरूरत होती है और हाँ, ये काफी खतरनाक भी होता है। पानी के नीचे की सुरंगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? मॉडर्न सुरंगों को आमतौर पर विशाल टनल बोरिंग मशीनों से बनाया जाता है। उन्हें मोल्स नाम से भी जाना जाता है। भले ही इस तरह के मैकेनिज्म की कीमत बहुत ज्यादा कई $मिलियन होती है, लेकिन इससे लंबी सुरंग बनाने में बहुत कम वक्त लगता है। मशीन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। इसमें एक स्पेशल सर्कुलर प्लेट होती है जिसमें घूमने वाले डिस्क कटर होते हैं। वे ठोस चट्टान को आसानी से काट देते हैं। फिर चट्टान को एक आउटबाउंड कन्वेयर बेल्ट पर गिरा दिया जाता है। दूसरा मैकेनिज्म इस चट्टान का इस्तेमाल मोल्स वेक में सुरंग की लाइनिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए करता है। इस तरह मोल न केवल सुरंग की खुदाई करता है बल्कि उन दीवारों को भी मजबूत करता है जो बाद में इसका सपोर्ट करती हैं। इस तरीके और 11 बड़ी टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल 32 मील लंबी चैनल सुरंग बनाने के लिए किया गया था। 50 किलोमीटर और इस पूरी प्रोसेसिंग में केवल 3 साल लगे थे। कट एंड कवर पानी के अंदर सुरंग बनाने का एक और तरीका है। सबसे पहले वर्कर्स समुद्र तल या नदी के तल में एक खाई खोदते हैं। फिर वे उसमें पहले से बने कंक्रीट या स्टील ट्यूब डालते हैं। ट्यूब्स के चट्टान की मोटी परत से ढक जाने के बाद सेक्शन कनेक्ट हो जाते हैं। वर्कर्स को इसके लिए केवल पानी बाहर निकालना होता है। लोगान हवाई अड्डे को साउथ बॉस्टन से जोड़ने वाली टेड विलियम्स टनल का कंस्ट्रक्शन इसी तरह किया गया था। वहां उन्होंने 12 विशाल स्टील ट्यूब्स का इस्तेमाल किया और हर ट्यूब 300 फीट यानी 91 मीटर से ज्यादा लंबी थी और ट्यूबों में पहले से ही पूरी तरह कंस्ट्रक्टेड सड़कें मौजूद थी।